सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अब आपको क्या कहा, वो जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है और कल लिख के लाना है। ये क्या, इट गिव्स द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? हाउ टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इट इज बेसिकली जो स्टेटमेंट की ये है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat energy, all the heat energy into mechanical energy without loss। ये एक स्टेटमेंट है, नाम क्या है ये देख लेना आप उसमें। So it is impossible to convert all the heat energy into mechanical energy without loss। देख ली क्या? हाँ, so it is impossible to convert all the heat energy into mechanical energy without loss। इसकी कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, राइट? मतलब जितना भी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए, हमें लॉस करे बिना, कोई भी लॉस करे बिना हम सब सारे हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? मतलब क्या है, मान लो ये हीट, ये एक सोर्स है, ये हो गया सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट। इधर से मैं हीट ले लूं, हीट ले लिया, हीट एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में बदलना चाहता हूं, मैकेनिकल एनर्जी में बदलना चाहता हूं, बट ये कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आया? सारे के सारे हीट बदल नहीं सकता, मेरे को कुछ लॉस करना पड़ेगा, ये पाथ पॉसिबल नहीं है, तो इसमें लॉस होना जरूरी है। सो लॉस इज नेसेसरी। सो टू कन्वर्ट ए हीट इंजन, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कोई ऐसे डिवाइस हम बना नहीं सकते हैं कि जो ये सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करे और सबको। तो दूसरा लिख सकता हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए डिवाइस या मशीन which can extract heat from a source and convert it into mechanical energy। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is impossible to make a device, इस डिवाइस को कहते हैं हीट इंजन, make a device which extract heat from a source and convert it into mechanical energy without loss। समझ में आ गया? सो लॉस इज inevitable, loss is necessary, and second one, इसी मतलब ये सेकेंड लॉ की और भी स्टेटमेंट्स है। another statement is it is impossible to extract heat from a body at lower temperature, lower from what? Surrounding से
टेम्परेचर कम हो. इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी. चाहे लॉस करो चाहे ना करो. समझ में आया? मैकेनिकल एनर्जी मतलब ये जो सोर्स है ये हायर टेम्परेचर में होगा, तब जाके आप ये वाला पॉसिबल है. कुछ तो कर सकते हो. लॉस करके, लॉस के साथ साथ लॉस करके कुछ एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हो. इसका मतलब आप यहाँ पे हीट हायर टेम्परेचर से लाओगे. आप सोचोगे कि लोअर टेम्परेचर में एक बॉडी है या सिस्टम है. ये हो गया सोर्स एट लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग. इट इज द सोर्स एट हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर से हीट लेके आप तो कर तो सकते हो. लॉस इज नेसेसरी, मतलब ये लॉस करने के बाद आपका मैकेनिकल एनर्जी में पॉसिबल है. बट यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं हीट लोअर टेम्परेचर से ले लूं और मैकेनिकल एनर्जी में बदलूं, मैकेनिकल एनर्जी में बदलूं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. चाहे लॉस हो चाहे ना हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल है. ओके, समझ में आया? और एक इसके स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 2. हाँ, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम हो गया इन ए साइक्लिक प्रोसेस. इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया. हाँ हाँ, वो तो लॉ बता रहा है ना, उसकी ड्रॉबैक्स तो है ना. ये समझ में आ रहा ना? एंड थर्ड लॉ, द थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट. ये तो मैं, ये देखो, ये दोनों जो लॉ है, सेकेंड लॉ है, इसको यूज करके हम हीट इंजन बनाते हैं. ठीक, इस ये तो पॉसिबल ही नहीं है लोअर टेम्परेचर से हीट लेके हम हीट इंजन और मैकेनिकल एनर्जी में बदल ले. ये मैकेनिकल एनर्जी बना सकते हैं बट लॉस करके बना सकते हैं. और ये कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर and release it at higher temperature without any external support. एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब क्या है? ये कह रहा है हम ऐसे कोई डिवाइस बना नहीं सकते हैं कि जो लोअर टेम्परेचर से हीट लेके हायर टेम्परेचर में फेंक दे. जैसे हमारा एसी है, एसी जब चलता है हमारा रूम का टेम्परेचर लो हो जाता है, फिर भी एसी क्या करता है? लोअर टेम्परेचर से हीट लेके बाहर फेंकता है. बाहर की टेम्परेचर ज्यादा है, करता है ना? ये कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एंड रिलीज इट एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट. अब एसी में एक्सटर्नल सपोर्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर. समझ में आ रहा ना? बिना इलेक्ट्रिक पावर की ही रूम के अंदर की हीट बाहर फेंक नहीं सकते हैं. लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम फेंक नहीं सकते. मीन्स इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to design a device which can extract heat from lower temperature and बात नहीं,
and release it release it at higher temperature without any external सपोर्ट या हेल्प। समझ में आया? अब ये देखो, ये जितना भी लॉ है सब में ये मतलब स्टेटमेंट है, घुमा फिरा के एक ही मीनिंग को ये शो करता है, और तीनों में वर्ड इम्पॉसिबल लगा हुआ है ना? तो इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं इम्पॉसिबल लॉ। क्या? इम्पॉसिबल लॉ। लॉ इज नॉट इम्पॉसिबल, द नेम ऑफ दिस लॉ इज इम्पॉसिबल। आप ये मत सोचना कि लॉ इज इम्पॉसिबल, लॉ तो दिया हुआ है, इम्पॉसिबल कैसे हुआ? बट इस लॉ में हर स्टेटमेंट में इम्पॉसिबल वर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इम्पॉसिबल लॉ। द नेम ऑफ द लॉ इज इम्पॉसिबल लॉ। टेक द क्लिप। सर, इसमें एक्सटर्नल ऐसे भी है कि बाहर की टेम्परेचर अंदर ना सके विदाउट एक्सटर्नल, बाहर से हीट, मतलब बाहर की टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से तो लोअर टेम्परेचर हमेशा हीट फ्लो होता है, उसका नेचुरल है। कहाँ पे? हाँ, कूलर कहाँ से हीट फेंकता है भाई? बाहर से हीट लाके। वो कूलर का प्रिंसिपल कोई ये इंजन नहीं है, वो तो हवा चला देता है, वो तो कूलर तो कुछ करता नहीं है। कूलर तो हवा खींच लेता है, ठंडे हवा को अंदर कूल थोड़ी ना करता है, वो कूल हो जाती है पानी के अंदर लग के। वो तो पानी के अंदर लग के, वो तो मतलब पानी के अंदर जब टच करता है वो अपना हीट छोड़ देता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, ले क्लिप ले। अच्छा, अब ये लॉ को यूज करके हम बनाएंगे हीट इंजन। अब हीट इंजन किस में बनेगा? कौन सा लॉ, ये कौन सा स्टेटमेंट से बन सकता है? फर्स्ट स्टेटमेंट से हीट इंजन बनेगा, इससे तो बन ही नहीं सकता। तो हीट इंजन बनाने के लिए हम हीट लोअर टेम्परेचर से नहीं ले सकते हैं, हायर से ही लेके हम हीट इंजन बनाएंगे। ये वाला स्टेटमेंट हमारा यूज होगा हीट इंजन बनाने के लिए, ये वाला स्टेटमेंट हमारा यूज होगा रेफ्रिजरेटर या एसी बनाने के लिए। रेफ्रिजरेटर और एसी इज नॉट ए इंजन, इट डजंट कन्वर्ट एनी एनर्जी टू एनी फॉर्म। इंजन किसको कहते हैं? व्हाट इज एन इंजन? व्हिच मेक्स आवर वर्क पॉसिबल, सिंपल। बट इंजन का काम यह है एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलना है। ओके, बेसिकली इंजन का काम हमारा यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में बदला। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारा ये सॉरी स्कूटर का इंजन, गाड़ी का इंजन क्या करता है? केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। समझ में आ गया? अब आपके लिए चलना सिंप्लीफाई कर दिया तो एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हमारा सहूलियत हो रहा है इंजन से। हाँ, कुछ पूछ रही है तू? तो आपको जैसे मान लो पेट्रोल की एनर्जी है, पेट्रोल की एनर्जी सारे के सारे मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो हिसार से दिल्ली तक पहुंच गई ना, तो फायदा तो हुआ तेरे को। इतना लॉस तो हमें बियर करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट द कंफर्ट। एम आई राइट? कई बार क्या करते हैं, ज्यादा लॉस हो गया, कई बार कई गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पी लाता है, कई गाड़ी कम पेट्रोल पीता है। हाँ, एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। यस, हर इंजन का, कोई भी इंजन ऐसे नहीं हो सकता कि जो 100% आपको दे दे, जितना एनर्जी लेगा उतना कर देगा। सो नन ऑफ द मशीन्स कैन बी ऑफ 100% एफिशिएंट। समझ में आ गया? सो इसलिए एफिशिएंसी 40, 30, 20, 80 ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? कुछ तो एनर्जी लॉस तो होगा, तो उसी बात को तो कह ही रहा है वो, उसी बात को तो कह रहा है कि भाई 100% एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में बदल नहीं सकते हैं, यही बात कह रहा है ना वो। चलो ले लिया बेटा क्लिप। नाउ हीट इंजन। अब बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
वी डिजाइन ए हीट इंजन। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को हम यूज करके हीट इंजन बनाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट जो था, इससे तो बन ही नहीं सकता कुछ भी, फर्स्ट से ही बनेगा। और इससे क्या बनता है? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर और एसी, कूलिंग डिवाइसेस। सी नाउ हीट इंजन। खैर आजकल तो धीरे धीरे हीट इंजन खत्म हो रहा है। हीट इंजन, तो एज पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we have to extract heat from a source of at a higher temperature। समझ में आ रहा है? As per second law of thermodynamics, we have to extract heat। हमारा जो ट्रेन का इंजन बना था पहले, जेम्स वाट जो बना, इस जेम्स वाट थे ना, उन्होंने जो हीट इंजन बनाया था वो स्टीम इंजन था। एंड दिस इट वाज हीटेड बाय कोल। पहले कोयला में चलता था, उसके बाद डीजल में चला, पेट्रोल में, डीजल में चला है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आया। मैं तो खुद देखा हूँ स्टीम इंजन, एम आई राइट? तो मेरे टाइम में ही ये सारे अदल बदल हुए हैं। नहीं तो पहले स्टीम इंजन चला करते थे, काला काला धुआं फेंकता था। आपने देखा होगा ट्रेन का जब किताब में डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ऐसे डब्बा बनाते हैं, फिर ये इंजन में एक ऐसे धुआं सा आता है, छू छू करके चलता है ट्रेन, है? समझ में आ गया? तो ये, हाँ ये राइट, ये धुआं बाहर निकलता है, ये ट्रेन आगे चलता है, धुआं पीछे जाता है, बड़ा मजे लेते हैं, देखो कैसे ट्रेन जा रहा है धुआं उड़ा उड़ा के। बट जब पोल्यूशन ज्यादा हुआ, एफिशिएंसी कम है, तो ये सारे चीज करते करते धीरे धीरे ये पेट्रोल में, डीजल में चला गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आया। तो इसको कहते हैं सोर्स। इट इज द सोर्स एट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 मतलब T1 इज हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। तो इधर से हीट हम खींचेंगे, और सोर्स ऐसे होना चाहिए कि इसकी टेम्परेचर फॉल ना हो। मान लो किसी बॉडी से हम हीट ले लेंगे तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है, हम इसको टेम्परेचर को फॉल करने नहीं देना है। जैसे कोयला जलाते रहेंगे तो ये गर्म होता रहेगा, मतलब हम एनर्जी देते रहेंगे, तब इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। अब हमारे पास ये हीट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये हमारा एक सिस्टम है। दिस इज ए सिस्टम, ओके। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है ये? गैसेस, एम आई राइट? एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, सिलेंडर, पिस्टन, जो भी होना चाहिए इसी के साथ होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। ये हो गया हमारा सिस्टम। और सिस्टम हमें क्या करके देगा? मैकेनिकल वर्क करके देगा। इट विल डिलीवर अस ए मैकेनिकल वर्क। बस एज पर दैट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, it is impossible to extract heat and convert it into equal amount of work. It has to lose heat. Am I right? It has to lose heat. कहां से लूज करेगा? जैसे हमारा ये ट्रेन का इंजन हो गया, स्टीम इंजन हो गया। स्टीम हम यहाँ पे गर्म करे जा रहे हैं, इसकी टेम्परेचर फिक्स हो गया, इधर से हीट एब्जॉर्ब किया, अब ट्रेन को एनर्जी दिया, मैकेनिकल वर्क दिया, और कुछ हीट लॉस करा। कहां करेगा लॉस? एटमॉस्फेयर में। तो ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, इसको कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। जहां पे हीट छोड़ेंगे इसको कहते हैं सिंक। ये एट ए टेम्परेचर T2 and it should be at a lower temperature. It should be at a lower temperature. अब इसकी टेम्परेचर इससे ज्यादा हो गया तो ये जो हमारा इंजन है इधर से हीट खींच नहीं पाएगा। एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो इधर से ये हीट लेके नहीं खींच सकता और मैकेनिकल वर्क हो नहीं सकता। आपने देखा होगा बाइक में, बाइक तो देखे हो ना,
बाइक में जो इंजन है, इंजन में ऐसे एल्यूमिनियम के रिब्स है, हैव यू सीन? ऐसे रिब्स नहीं, देखो अब बाइक है, बाइक के यहाँ पे एक बड़ा सा इंजन है ना, और इंजन में ऐसे धारी धारी सा होता है ना, ये जो धारी धारी होता है वो किस लिए होता है पता है? उसमें जब चलेगा उसमें हवा टच करे। अब कुछ देर चलाने के बाद उसमें पैर लगा लेना है, पैर पैर में पैर जल जाएगा, छेद हो जाएगा, कपड़ा लग जाए तो जल जाता है, एम आई राइट? इवन साइलेंसर में लग जाता है तो जल जाता है कपड़ा। तो वो इंजन गर्म हो जाता है, इंजन गर्म हो जाए तो उसमें ठंडा हवा बार बार लगना चाहिए। मान लो हवा इट सेल्फ गर्म हो जाए तो इंजन काम नहीं करेगा। आप एक काम कर सकते हो, आपका जो इंजन है उस इंजन के ऊपर थोड़ा सा मतलब थर्मोकोल देके, थर्मोकोल मत देना, थर्मोकोल तो जल जाता है, ग्लास का दे देना, ग्लास ऊल मिलता है, जो ग्लास ऊल मिलता है, ग्लास ऊल दे देना चारों तरफ से, फिर उसके ऊपर टेप चढ़ा देना अच्छी तरह, टेफलॉन टेप चढ़ा देना, टेफलॉन टेफलॉन पिघलेगा नहीं। अब बाइक चलाओ, यहां से थोड़े डिस्टेंस जाने के बाद बाइक बंद हो जाएगा, उसमें हवा लगेगा नहीं, ठंडा होगा नहीं, ये हीट लॉस नहीं होगा। जब हीट लॉस नहीं होगा, अब आपका इंजन यहां से जो उसके अंदर पेट्रोल जल क्या होता है, जलता है, पेट्रोल जलता है तो इसकी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब इधर से हीट जाके आपका जो सिस्टम वहां पे है वो वर्क डन आपको देगा। अब यहाँ पे हीट लॉस नहीं होगा तो इधर से हीट लेके ये मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कई बार पुरानी गाड़ियों में क्या होता था, एम्बेसडर, पुराने एम्बेसडर आई हैव सीन कि कुछ डिस्टेंस चलाने के बाद गाड़ी को रखते हैं और इंजन में पानी डालते हैं ऐसे ऐसे करके। कई बार हवा चल के ठंडा नहीं हो पाता, बढ़िया रेडिएटर नहीं है या कूलिंग ठीक से नहीं हो पा रहा आपका। हमारा जो बाहर कूलिंग रखा हुआ है, कूलिंग लिक्विड डालते हैं ना, कूलिंग फ्लूइड, कूलांट डालते हैं ना, वो कूलांट सपोज लीक कर जाए और चला जाए तो हमारा वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस जाने के बाद चलना बंद कर देगा, मिस फायर करेगा और रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। जहां पे आप पेट्रोल जला रहे हो वहां वो हो गया सोर्स, उधर से हीट लेके ये मैकेनिकल वर्क में बदल नहीं सकता क्योंकि ये हीट लॉस नहीं कर पा रहा है। सो हीट लॉस करना जरूरी है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस a machine which can extract heat to convert it into mechanical work without loss. So loss तो होगा मैंडेटरी। समझ में आ गया? कोई डाउट? इधर से मान लो हमने Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, देन मेरे को लॉस करने के लिए मैं Q2 हीट लॉस करता हूं, देन एज पर कंजर्वेशन प्रिंसिपल Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट लॉस। एम आई राइट? समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? देन व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम सिंबल क्या करते हैं? ईटा। अब मेरे को बताओ एफिशिएंसी हम किसको कहते हैं, कौन बताएगा? अरे एक मिनट, एफिशिएंसी किसको कहेंगे गौरव? आउटपुट बाय इनपुट। क्या स्नेहा? आप आउटपुट। अब आउटपुट किसको कहेंगे और इनपुट किसको कहेंगे? हमारे से मैं सपोज तुम्हें दिया 100 रुपया, ठीक, काम करने के लिए, तो 10 रुपया में काम करी, 9 रुपया हड़प गई, सॉरी 90 रुपया हड़प गई। अब तूने 100 रुपया ली काम करने के लिए, 100 रुपया का, तूने करी कितने का काम? 10 रुपये का। तो मेरे को मिला कितना? 10 रुपये का काम मिला, है ना? तो आउटपुट 10 रुपया हुआ, इनपुट कितना खाई? 90। तो एफिशिएंसी क्या हो गया? आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। एम आई राइट? आउटपुट कितना कर दिया मेरे को? जितना काम कर दिया। मेरे से कितना एनर्जी हड़प लिया? Q1। समझ में आया? नो नो नो, ये तो लॉस हो गया, ये मेरा क्या काम का? वो अपना वो खा जाए या खो दे, मेरे को उससे क्या मतलब है? मैं उसको 100 रुपया दिया, उसने मेरे को 10 रुपया काम करके दिया, 90 रुपया खो दी।
रोज सुबह आती है, सर दे दो 100 रुपया, और 90 रुपया कहीं खो देती है, तो उससे मैं क्या करूंगा? 10/100 करूंगा। नहीं नहीं नहीं, 10/100 करूंगा। मेरे से कितना लिया उसने? 90 तो लॉस करा ना उसने, खो दिया। उसके पक जेब में छेद है, 100 रुपए का कॉइन दे देता हूं, उसके जेब में 10-10 रुपए का कॉइन दिया, उसका 9 कॉइन गिर गए, एक कॉइन मेरे को वापस ला के दे रही है। हैं? 10 करा, 90 का लूज। हाँ हाँ, Q1 लॉस नहीं हुआ, Q1 मेरे से लिया, Q2 लॉस हो गया। मेरे को ये कितना दिया? मशीन क्यों फेंक रहा है? ये मशीन का ड्रॉबैक है, मेरा नहीं है। मेरे से तो इतना ये खा गया, मेरे को मैं क्यों दे रहा हूं इसको एनर्जी? लॉस करने के लिए थोड़ी ना दे रहा हूं, ले ले बे फेंक दे। मैं पेट्रोल जला किस लिए रहा हूं? मतलब गाड़ी चले ना, मैं पेट्रोल जलाता जाऊं, ये तो कोई तुक नहीं हुआ ना। मैं पेट्रोल इसलिए जला रहा हूं क्योंकि ये मेरे को हिसार से दिल्ली पहुंचाएगा, मेरे को मैकेनिकल वर्क करके देगा। मेरे को मैकेनिकल वर्क तो इसने करके दे रहा, इतना ही करके दिया। मैं नहीं देता यहाँ पे पेट्रोल तो ये भी नहीं आता, तो इसलिए मैं पेट्रोल दे रहा हूं, तो मेरे को ये मैकेनिकल वर्क करके दिया। सो आउटपुट मेरा इतना है, इनपुट मेरा इतना है। समझ में आ गया? तो आउटपुट बाय इनपुट, that is W by Q1, and W is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1, and that is equal to 1 minus Q2 by Q1. No machine can be 100% efficient. अब Q2 is definitely less than Q1, so efficiency is always less than 1. Efficiency is always less than 1, 0 से ज्यादा। समझ में आया? Always less than 1. No machine can be 100% efficient. अब no machine can be 100% efficient. कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक मशीन है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, नहीं सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, ये इफ फॉर द मशीन विथ हाईएस्ट एफिशिएंसी, उस केस में एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 1 माइनस, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है? ये बाद में कराऊंगा कैसे आया, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? मतलब एक्चुअली एफिशिएंसी जो है इससे भी कम होती है, बट मैं बेस्ट मशीन की बात करूं तो उस केस में एफिशिएंसी इतना आएगा, Q2 by Q1 will be equal to T2 by T1. I'll deal it later on. So this is the अच्छा है ना, T टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, Q1 Q2 हीट है, केल्विन टेम्परेचर। ओके, एक बार क्लिप ले ले बेटा, डन। ये हीट इंजन, ओके। स्नेहा क्या एब्सेंट माइंड बैठ गई, कह रहे मैं सर से तो 100 रुपया लिया ही नहीं, सर ने एग्जाम्पल क्यों दिया है? फिर दे दे मेरा पैसा वापस कर बेटा। मैं मजाक कर रहा हूं, तो सीरियसली ले ली क्या? स्नेहा, स्नेहा बोल नहीं रही। अच्छा, देन रेफ्रिजरेटर। अब कौन सा स्टेटमेंट से आएगा? रेफ्रिजरेटर। वो जो थर्ड स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट है? इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए डिवाइस which can take heat from lower temperature without external support, without external support। समझ में आ गया विनय? समझ में आया भव गया? आया बेटा? मतलब क्या है, मैं काम करता हूं,
ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। मैं नोटेशन को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि नोटेशन चेंज करता हूं ना फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये सिस्टम, राइट। ये सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ गैसेस। ये आपका काम करता है बेसिकली, इंजन तो यही है ना। ये हमारा सिस्टम। अब ये हो जाए जहां से हीट लेना है, सिर्फ इसको कर दिया सोर्स, नाम बदल दिया। ये कौन सा टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर ना, इसको टेम्परेचर T2 रखो। ये लोअर टेम्परेचर, ठीक। सो इसका नाम दे दो सोर्स, टेम्परेचर T2 रखो, लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर से हीट का डायरेक्शन बदल दो, ये हीट खींचेगा इधर से, समझ में आ रहा है, इधर से खींचेगा, हीट एक्सट्रैक्ट किया इधर से, छोड़ना कहां पे, हायर टेम्परेचर में। हायर टेम्परेचर में इसका नाम दे दो सिंक, खाली नाम बदल दिया। हाँ, ये टेम्परेचर T1, इट इज एट ए हायर टेम्परेचर। हाँ, हम उल्टा कर दिया ना डायरेक्शन, एरो उल्टा कर दिए, तो इधर से ये हीट Q2 ले लो इधर। ये सिंबल को चेंज ना करें, बस सिर्फ डायरेक्शन बदल दो और कुछ नहीं, नाम बदल दो सोर्स और सिंक का। अब ये कह रहा है इधर से हीट लेके यहां पे छोड़ना है। हमारा ये जो मशीन है, ये डिवाइस, मशीन तो कहूंगा नहीं, ये जो डिवाइस है इसका काम क्या है, सोर्स मींस लोअर टेम्परेचर से हीट लेके हायर टेम्परेचर में छोड़ना है। बट इट इज इम्पॉसिबल विदाउट योर हेल्प, विदाउट आवर हेल्प। तो एक्सटर्नल हेल्प हमें देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इट इज द एक्सटर्नल हेल्प। कितना दे रहे हैं हम, W। मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, अंदर जो सामान रखा हुआ है उसकी टेम्परेचर कम है, उससे हीट लेके बाहर फेंकता है। अब देखना, रेफ्रिजरेटर के पीछे कॉइल्स होते हैं जिसके थ्रू ये बाहर हीट फेंकता है। इधर से हीट लेके बाहर फेंकना है, लेकिन ये कह रहा है कि ये इधर से हीट लेके डायरेक्ट यहाँ पे फेंक नहीं सकता जब तक हम इसको हेल्प ना करें। हम हेल्प क्या कर रहे हैं, बिजली देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हम इसको कर रहे हैं। समझ में आ गया। इक्वेशन सेम है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। देखो डायरेक्शन देखो, इधर से Q2 आया, इधर W आया, दोनों मिलके बाहर चले गए। इसका मतलब जितना हीट यहां से खींचेगा ना, वो हीट तो फेंकेगा बाहर। ये बाहर फेंक रहा है, वो तो फेंकेगा प्लस हमारे से जितना एनर्जी लिया उसको भी फेंकेगा। समझ में आ रहा है। क्या लॉस, तो लॉस क्या है, हमको कौन सा, हम दे कितना रहे हैं यहाँ पे, हम Q2 का कहां दे रहे हैं, ये तो जबरदस्ती खिंचवा रहे हैं उससे, हम तो ये दे रहे हैं। एसी या रेफ्रिजरेटर इज नॉट ए मशीन, इट डजंट डू एनी वर्क। ये आपके लिए कोई काम करके नहीं दे रहा। सो इसलिए मैं अभी इंजन मशीन नहीं बोलता हूँ, इंजन नहीं बोलता हूँ। समझ में आ रहा है। सर अगर इसमें कोई गर्म चीज रखते तब तो वो टेम्परेचर बाहर, गर्म चीज रखोगे तो ठंडा तो हो ही जाएगा। सर लेकिन वो पहले पिछले लॉ में स्टेटमेंट नहीं, इससे टेम्परेचर आपने ज्यादा दे दिया तो इंजन नहीं है ये तो ऑलरेडी आप डिजाइन कर रखे हो ना। ये आपके लिए उल्टा थोड़ी ना वर्क डन कर देगा। हीट मान लो तो पतीला पानी गर्म करके फ्रिज में रख दिया, फ्रिज चलना शुरू कर दिया, ऐसा तो थोड़ी ना होगा है। वो तो डिजाइन ऐसे करा हुआ है कि लोअर टेम्परेचर से हीट बाहर हायर टेम्परेचर तक फेंक सकता है। मैं सपोज ये स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच बंद कर दूंगा तो ये हीट इधर से यहां तक बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया। सो हमारे से एनर्जी कितना ले रहा है ये, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब यहां पे एफिशिएंसी नहीं होता, यहां पे एफिशिएंसी देखो, Q1 ये जो हीट फेंक रहा है हमारा वर्क डन से ज्यादा है क्योंकि ये जुड़ रहा है उसके साथ। यहां पे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी नहीं कहते हैं। इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को सिंबल करते हैं बीटा। ये एफिशिएंसी नहीं है,
को इंजन होता तो एफिशिएंसी निकालते हैं। ये हमारे लिए कोई भी काम नहीं कर रहा, हमारा सहूलियत दे रहा है, बस इधर से हीट लेके बाहर फेंक रहा है। इसी हीट को लेके मैं वर्क डन नहीं कर रहा हूं, कोई इधर से हीट लेके मैं वर्क डन नहीं कर रहा हूं, इधर से हीट लेके इसको भी लॉस कर रहा हूं, मैं भी जो दे रहा हूं वो भी लॉस हो रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमें कितना कंफर्ट दिया? Q2। हमें कंफर्ट कौन सा मिला? Q2। मतलब हमारा फ्रिज के अंदर से कितना हीट खींचा ये? Q2। Q2 अब कितना हमारे से खाया ये? W। समझ में आया? इट इज कॉल्ड, हमारा कंफर्ट दिया Q2 निकाल के, हमारा आइसक्रीम जमाने में हेल्प किया, Q2 हीट बाहर निकाल लिया, तो हमें कितना खर्चा हुआ? W का खर्चा हुआ। तो आउटपुट, सॉरी ये हो गया आउटपुट, आउटपुट भाई इनपुट तो कहता नहीं है इसे। दिस इज द कंफर्ट एंड दिस इज द, इतना कंफर्ट मिला, इतना हमने पैसा दिया, ये एनर्जी दिया। समझ में आ गया? देन दैट इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 माइनस Q2। ओके, हाँ, इन टर्म्स ऑफ in terms of best heat engine, तो इसकी बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 लिख सकता हूं। हाँ वो तो ठीक है, बट ये तब भी आएगा जब मैं बेस्ट हीट इंजन के रूल के हिसाब से लिख रहा हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन टर्म्स, एक्सप्रेशन की टर्म बदल दिया बस। Q2 is proportional to temperature T2, Q1 is proportional to temperature T1, तो इसलिए यहां पे लगा। ठीक है, ये कैसे आया हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पे हीट इंजन की एफिशिएंसी ही इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी नहीं तो यही खत्म हो जाए मामला। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या था? Q2 बाई W, एम आई राइट? तो बीटा इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 होल डिवाइड बाई 1 माइनस Q2 बाई Q1, एम आई राइट? ऊपर नीचे Q1 डिवाइड कर दिया। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या था बच्चे? 1 माइनस Q2 बाई Q1। सो Q2 बाई Q1 कितना है? 1 माइनस ईटा। देन ये हो गया 1 माइनस ईटा डिवाइड बाय ईटा। ईटा के फॉर्म में लिखूं तो, नहीं तो ये ठीक है, इतना ही ठीक है। समझ में आया नहीं यार? तो लो एक बार क्लिप, ठीक? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? हैं? 1 से छोटा तो होगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगी, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ऊपर नेगेटिव आ जाएगी। ईटा, सर ईटा पूछ रहे हो बीटा? वो 1 से छोटा है, उस इससे कुछ पता नहीं चलता, इससे कुछ नहीं पता चलता। 1 हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? नहीं ये एफिशिएंसी नहीं है ना, ये एफिशिएंसी है ही नहीं, इसमें एफिशिएंसी निकालते ही नहीं है। एफिशिएंसी के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं भाई। 1 से छोटा का मतलब क्या है? मान लो 1 से छोटा मतलब 1/5। अब देख रहे 1 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई हो गया, ये ज्यादा हो सकता है? समझ में आ गया ना? ज्यादा हो सकता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। परफॉर्मेंस है ये, एक परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, इट इज ए परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। नेगेटिव में नहीं बेटा, नेगेटिव है मतलब Q2 नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा छोड़ देगा, गर्म कर देगा। देखो
नेगेटिव, सपोज नेगेटिव होना है तो Q2 Q1 से ज्यादा होना चाहिए, Q2 Q1 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इधर से ज्यादा हीट खींचेगा, इधर कम खींचेगा, ये तो लॉ भी वायलेट कर गया, ये वाला लॉ को वायलेट कर गया, कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वायलेट कर गया। नेगेटिव कैसे होगा? समझ में आया नहीं आया? ले क्लिप ले, ले लिया। सो दिस इज द प्रिंसिपल। अब मान लो स्कूल की एग्जाम, खैर तुम्हारा तो होगा नहीं होगा पता नहीं, होता है तो आप ये यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन ये पक्का आता है स्कूल के एग्जाम में। नाउ देन कम्स द बेस्ट हीट इंजन, ओके, दैट इज डिवाइस्ड बाय कार्नोट, दैट इज कॉल्ड कार्नोट हीट इंजन। ओके, एक बेस्ट हीट इंजन, मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन, जिसके जिसके बदौलत में ये वाला लिखा है ना। कार्नोट हीट इंजन, it is the most efficient heat engine. Okay, most efficient heat engine, it is devised by Carnot, so इसलिए it is the most efficient heat engine devised by Carnot. Okay, it works in a cyclic process called Carnot cycle. ओके, अब पहले कार्नोट साइकिल करके हम कार्नोट हीट इंजन करेंगे, राइट? कार्नोट साइकिल, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस हम करके आ रहे थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, याद आ रहा है? इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। गौरव बेटा समझ में आ रहा है? इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस consists of two isotherms and two adiabates. ओके, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और कोई प्रोसेस इसमें नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ टू आइसोथर्म्स एंड टू adiabates। कैसे होगा ये साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये दो आइसोथर्म हो गए, ठीक? है दो आइसोथर्म हो गए, ये एक adiabat है, ये एक adiabat है। adiabat स्टिपर होता है ना, याद आ रहा है? ये एक adiabat, ये एक adiabat। समझ में आ गया? यहां से शुरू करेंगे, से दिस इज पॉइंट ए। वर्क डन मशीन हमें करके देगा या हम करेंगे उसको, उसके ऊपर वर्क डन? हम करेंगे। क्यों? मशीन हमें काम करके देगा अपना। मान लो तेरे को यहाँ से रोहतक जाना है, तो कार को उठा के थोड़ी ना लेगा, कार तेरे को लेके जाएगा। ए से बी तक जाएंगे,
बी से सी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे, डी से ए तक वापस आएंगे। समझ में आया? दिस इज वन आइसोथर्म एट टेम्परेचर T1, दिस इज अनदर आइसोथर्म एट टेम्परेचर T2। सो यहां से यहां पे ए से बी तक आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड ए बी सी से डी तक, सी से डी तक एक आइसोथर्मल प्रोसेस। ये टेम्परेचर T1 में, ये टेम्परेचर T2। कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? T2, T1। कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? सोनिया, सोनिया, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? T1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? ये बाइसेक्टर के आगे ऊपर की साइड में है। एंड बी टू सी, बी सी एंड डी ए आर अडियाबेट्स। ऐसे नहीं है मैं कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले लूं, ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, मान लो ऐसे ले लिया, 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 ऐसे करके कोई साइक्लिक प्रोसेस कर दिया तो ये मोस्ट एफिशिएंट होगा। मतलब इसमें कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में नहीं इंक्लूड कर दिया, ऐसे नहीं कर सकता। यहाँ पे दो अडियाबेटिक होना जरूरी है, दो आइसोथर्मल होना जरूरी है। नन ऑफ द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विल बी इंक्लूडेड। प्रोसेस तो कुछ भी कर सकते हो साइक्लिक में, कोई सर्कुलर ले लिया, कोई कैसे भी कर दिया, ऐसे नहीं है। ठीक, उनमें एफिशिएंसी कम होती है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब नेचुरली ये प्रोसेस एग्जैक्टली अचीव करना आसान है क्या? क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे ही उन्होंने अचीवेबल है। क्यों? कल बताया था ना मैंने, कल या परसों। क्यों? टेम्परेचर को मेंटेन करना कांस्टेंट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि हीट है ना, और वो इनफाइनाइटली स्लो होना चाहिए। और अडियाबेटिक प्रोसेस इनफाइनाइटली फास्ट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली तो नहीं होगा। तो एवरी मशीन, अभी हम जो भी मशीन डिजाइन करेंगे उसकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से कम होगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द इफ अचीवेबल, तो ये वाला होगा। इट इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। बनाया कैसे होगा? ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है, वो थ्योरी बना दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? करा भी होगा, इतनी इनफाइनाइटली स्लो कैसे करेगा? इनफाइनाइटली स्लो कैसे करेगा ये आइसोथर्मल प्रोसेस करने के लिए, राइट? तो हम देखते हैं कार्नोट हीट इंजन कैसे वर्क करता है। जो मतलब ऐसे कोशिश तो होती है ये वाला अचीव करने के लिए, बट जितना होना चाहिए थोड़ी सी कम हो जाता है। परफेक्टली आइसोथर्मल नहीं होता, ये थोड़ी सी डाउन हो जाता है ना? ये परफेक्टली अडियाबेटिक नहीं होता, थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये ग्राफ ऐसे ही हो जाता है। समझ में आ गया? तो हाउ डज इट वर्क, थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। आपने जो स्टीम इंजन होता था मेरे बचपन में, अब देखना ट्रेन कैसे चलता था, ऐसे आवाज करा करता था। ऐसे क्यों करा करता था? क्योंकि उसके अंदर पिस्टन और सारे मूवमेंट हुआ करते थे। ठीक, आजकल वो नहीं है, आजकल तो करके चल दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गया। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? क्या होता है, हमारे पास एक सोर्स होता है जहां से हीट लेना है, ये होता है सोर्स, राइट? एट टेम्परेचर T1, ये एट टेम्परेचर T1 इट इज द सोर्स। जो ज्यादा टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में है, इट इज एट हाई टेम्परेचर। ये केल्विन टेम्परेचर मैंने रखा हूं। हमारे पास जो सिस्टम होगा, जो सिस्टम है, ये इसमें होगा अडियाबेटिक वाल। समझ में आ रहा है? कौन सा वाल? अडियाबेटिक वाल चारों तरफ, बट बीच नीचे होगा डायाथर्मिक वाल। समझ में आया? नीचे होगा डायाथर्मिक वाल, ये अडियाबेटिक वाल,
ये चारों तरफ हमारा अडियाबेटिक वाल हो गया, ये डायाथर्मिक वाल, ये अडियाबेटिक वाल, ये अडियाबेटिक वाल्स, ये डायाथर्मिक वाल। डायाथर्मिक वाल होगा। बीच में हमारा इंसुलेटिंग पैड होगा, एस्बेस्टस पैड। एस्बेस्टस पैड मतलब इंसुलेटिंग पैड, एस्बेस्टस से बना हुआ है। ठीक है, जो एस्बेस्टस देखे हो, छत वत बनाते हैं एस्बेस्टस, इंसुलेटिंग होता है वो, मोटा सा, इतना मोटा होता है, ऐसे 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 पहले रूफ बनाते थे, रूफ बना हुआ मिलेगा कहीं, मतलब किसी की फार्म हाउस में बनाते हैं। ठीक है, ये एस्बेस्टस पैड या इंसुलेटिंग पैड, इसको कहते हैं इंसुलेटिंग पैड। हाँ, केमिस्ट्री के लैब में एस्बेस्टस पैड रखा होता है। ये जो ये लैब होते हैं सब में एस्बेस्टस पैड रखा होता है। मान लो आयरन हमारा गर्म हो गया, कहाँ रखेंगे? लकड़ी के ऊपर रख देंगे, जल जाएगा, जमीन खराब कर देगा। है, हम क्या करते हैं कि एस्बेस्टस पैड होता है, इसकी टेम्परेचर जल्दी जलता नहीं है, उसके ऊपर आयरन को रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा काला वाला हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। ठीक है, उसमें हीट भी जल्दी लॉस नहीं होगा। मेटल के ऊपर रख दें तो हीट लॉस हो जाएगा, आयरन ठंडा हो जाएगा, कपड़े प्रेस करने वाला। फिर उसके बाद होता है एक सिंक, ये होता है सिंक। मतलब सिंक हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है, सिंक हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है। जनरली एटमॉस्फेयर ही होता है क्योंकि इतना बड़ा है, उसमें कितना भी हीट दे दो हमें फर्क नहीं पड़ता। सिंक टेम्परेचर T2, इट इज लोअर टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये सिस्टम हो गया। सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स, राइट। अब ये सिस्टम को हमें रख दिए इसके ऊपर, पहले इंजन को रेडी करेंगे, इसके ऊपर रख दिए। अब ये डायाथर्मिक वाले, ये भी डायाथर्मिक है, ये भी डायाथर्मिक है, मतलब ऐसे करा हुआ है कि हीट जल्दी पास हो जाए। इसको इसके ऊपर रख दिए, थोड़ी देर रख दें, रख देने के बाद इधर से हीट जाके इसका और इसका टेम्परेचर सेम हो गया। कितना टेम्परेचर हो जाएगा इसका? T1। अब हम कहां पे है? ए पे है। हम कहां पे है? ए पे है। अब इसको धीरे 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 एक्सपांड करो, समझ में आया? धीरे 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 एक्सपांड करो, जितना धीरे करोगे इतना बढ़िया है। धीरे 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 एक्सपांड करो। एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे तो इसकी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसकी टेम्परेचर T1 है, इधर से हीट चला जाएगा और इसकी टेम्परेचर चला जाएगा, बट इसकी टेम्परेचर का कोई बदलाव नहीं होगा। और ये कर गया एक्सपांड, एक्सपांड हो गया है। एक्सपांड हो गया तो हम कहां पे पहुंचे? बी पे। वॉल्यूम बढ़ गया। फिर इसको शिफ्ट करके यहां ले आओ, शिफ्ट करके कहां ले आए? इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रख दिया। अब ऑलरेडी थोड़ी सी एक्सपांडेड, ये जितना वॉल्यूम था अब थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम तो है ही अभी, है ना? नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपने एक्सपांड कर रखे हैं ए से बी तक। अब हम क्या करना है, यहाँ पे सडन एक्सपांड करनी है, अडियाबेटिक। सडनली यहाँ पे सडन एक्सपांशन करनी है। जब सडनली एक्सपांड करोगे, इसकी वॉल्यूम बढ़ गया, देख रहे हो, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ गई, बट टेम्परेचर, अडियाबेटिक एक्सपांशन में क्या होता है, जैसे ही आप एक्सपांड करोगे हीट तो जाएगा नहीं, इंटरनल एनर्जी से, मतलब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब आइसोथर्मल में du नहीं बदलेगा, जीरो, जितना हीट वर्क डन करे उतना ही हीट लिए, ये आइसोथर्मल हो गया, है ना। एडियाबेटिक में आपने dq नहीं देना है, dq आपका जीरो है, ये du प्लस dw हो गया। तो आप वर्क डन एक्सपांड हो गया तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी फॉल कर गया, तो टेम्परेचर डाउन चला गया। कितना डाउन करना है? जब तक इसके टेम्परेचर T2 ना हो जाए। जैसे ही T2 हो गया, अब एक्सपांड तो कर चुके हैं, जब T2 हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसको
सिंक के ऊपर रख दिया, मतलब हवा में दिखा दिया कि भाई हवा चल जाए ठंडा हो जाए। तो समझ में आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपांशन होके यहाँ तक पहुंचा, इसकी टेम्परेचर ऑलरेडी T2 पड़ी है, ऑलरेडी इसकी टेम्परेचर T2 है और इसकी भी टेम्परेचर T2 है। अब मैं करूंगा इसको कंप्रेस स्लोली। कहां से? सी पे था मैं, फिर धीरे धीरे स्लोली कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस कर करके डी स्टेट पे लाया। ओके, डी स्टेट में लाके, डी स्टेट में लाया, डी मैंने पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, जैसे कंप्रेस करके मैंने कंप्रेस मतलब धीरे 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 कंप्रेस करके कुछ वॉल्यूम कम कर दिया, फिर इसको शिफ्ट करके इसके ऊपर वापस ले आया, इसको मैं फिर वापस ले आया, वापस लाके डी पे पहुंच गया। अब करूंगा सडन कंप्रेस, जैसे सडन कंप्रेस करूंगा उसके टेम्परेचर बढ़ के T1 हो जाएगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर T1 हो गया, मैं यहां पे शिफ्ट कर दिया। दिस साइक्लिक प्रोसेस इज रिपीटेड। ओके, और ये छिक 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 करके ये ऐसे चलता जाएगा, टक 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 टक। समझ में आ गया? ये ऐसे प्रोसेस आपकी चलता जाएगा। इट इज हाउ द हीट इंजन वर्क्स। कल हम इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ओके, डन।